हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार का प्राचीन इतिहास। इसमें हम लोगों ने पिछले अध्याय में महाजनपद के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में 16 महाजनपद का विकास हुआ था, जिसमें हम लोगों ने भारत के मानचित्र पर 16 महाजनपदों को देखा था, है ना। जिसमें हम लोगों ने पाया था कि 16 में से 2 महाजनपद जो है वह वर्तमान भारत के बाहर हैं और 14 महाजनपद जो है वो भारत में ही आते हैं। उसमें से हम लोगों ने 3 महाजनपद के बारे में जाना कि 3 महाजनपद जो हैं वे बिहार में आते थे। उसमें से मगध, वजी और अंग के बारे में हम लोगों ने जाना कि मगध, वजी और अंग जो है ये 3 महाजनपद बिहार के अंतर्गत आते थे। इन महाजनपदों के विकास के बारे में हमने पढ़ा था। उत्तर वैदिक काल में जब कृषि कार्य प्रारंभ हो गए, जब व्यापार व्यवसाय होने लगा, उसके बाद नगरों का विकास हुआ, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उसके बाद जो है वहां पे जन बने, जन के बाद जनपद का विकास हुआ और जनपद जो है वही आगे चल करके और कई जनपद एक साथ मिल करके महाजनपद का निर्माण किए। और उसी महाजनपदों के बारे में हमें पढ़ना था। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में हैं। चूंकि हम लोग जो है बिहार के संदर्भ में प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ हमें 3 महाजनपदों के बारे में ही पढ़ना है। जब हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को 3 महाजनपद के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने पिछले के अध्याय में आपको वजी संघ के बारे में बता ही दिया था कि वजी संघ का जो राजधानी है वह वैशाली था और वजी संघ जो है 8 अलग अलग जो है राज्यों को मिला करके बना था, है ना। वजी संघ में लिच्छवी गणराज्य जो है वह महत्वपूर्ण जो है उसका स्थान आता है, क्योंकि उस समय में उस प्राचीन काल में भी एक गणराज्य हुआ करता था भारत और बिहार के अंतर्गत। उसके बाद हम लोगों ने अंग के बारे में जो है विशेष तो नहीं जाने, लेकिन अंग के बारे में हमने बताया था कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। मगध के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे विशेष रूप से, इसलिए कि मगध का ही विकास जो है वह इस कदर होता है कि मगध महाजनपद से साम्राज्य बन जाता है, महासाम्राज्य बन जाता है। अब आगे चल करके यह पूरे भारतवर्ष पर शासन करता है। यहाँ मगध के राजा पूरे भारतवर्ष के शासक कहलाते हैं। तो इसी मगध का कैसे उत्कर्ष हुआ, हमने आपको बताया था कि मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह क्या थी, गिरिव्रज थी, अर्थात राजगीर थी। कहाँ थी, गिरिव्रज अर्थात राजगीर थी, है ना। और उसके बाद जो राजधानी बना वह पाटलिपुत्र बना, जो आज बिहार का राजधानी पटना है। तो आइए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानते हैं कि क्या क्या कारण थे। सबसे पहले हम लोग भौगोलिक कारण के बारे में समझेंगे, आर्थिक कारण के बारे में समझेंगे। दोस्तों, राजगीर के बारे में हमने आपको बताया था, है ना, कि राजगीर जो था वह जो है 5 पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, जिसके कारण इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान थी। इसीलिए जो है राजगीर को मुख्यालय बनाया गया था, है ना, मगध के राजाओं के द्वारा। और वहां के सेना जो होते थे वो पहाड़ पर चढ़ करके सुरक्षा में जो है वो तैनात रहते थे, और बाहर से कोई भी जो है आक्रमण करने से पहले वह सोचता था कि कहां आक्रमण करने जा रहे हैं, क्योंकि सेना तो जो है जहां आक्रमण करने जा रहे हैं वहां का सेना इतना ऊंचाई पर है कि हमें पहले ही जो है हमें पहुंचने से पहले ही वो वहां से जो है अपने औजारों के, अपने हथियारों के माध्यम से वो मार देगा, है ना। तो ये इसको सुरक्षा प्रदान था। उसके बाद जो है गंगा और सोन का बेसिन यहाँ पे आपको, क्योंकि मगध जो साम्राज्य है वह आपका गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, है ना, नालंदा, पटना के क्षेत्रों में जो है प्रारंभ में इसका विकास था। उसके बाद जो धीरे धीरे विकास इस कदर हुआ कि वह पूरे भारत पर अपना साम्राज्य विकसित किया और शासन जो है पूरे भारतवर्ष पर शासक साम्राज्य के रूप में जो है मगध को जाना जाता है ना। तो इसका विकास में जो है गंगा और सोन के बेसिन का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके वजह से जो है यहाँ की भूमि उपजाऊ होती थी, जिसके कारण यहाँ के लोग खुशहाल थे, है ना, क्योंकि जीने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पे जो है गंगा सोन के बेसिन में जो है उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ के लोग जो थे या इतना जो आत्मनिर्भर थे, इतना अनाज उत्पादन कर लेते थे, इन्हें जो है बाहर से लाना नहीं पड़ता था, बल्कि मगध जो है दूसरे महाजनपदों को, दूसरे राज्यों को जो है वह खुद अन्न भेजता था, जिससे उसे आय प्राप्त होती थी और राजस्व भी प्राप्त होती थी। उसके बाद जो है यहाँ व्यापार व्यवसाय हेतु गंगा
गंगा सागर, गंगा नदी जिसको गंगा सागर भी कहा जाता है ना, उतना बड़ा नदी यहाँ से गुजरती थी, जिसके कारण जो है जल यातायात सुगम हो गया था, है ना। मगध महाजनपद से बाहर भेजने के लिए कोई भी वस्तु को जो है गंगा के माध्यम से जो है दूसरे जगह भेजा जाता था, और दूसरे जगह से जो है उसी गंगा के जल मार्ग जो था गंगा का, उससे जो है मगध में आ जाता था। इससे जो है मगध के विकास में जो है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका जो है देखने को सामने आता है, कि जो गंगा का जो है जल मार्ग था, उसके द्वारा जल यातायात के माध्यम से भी मगध को जो है बहुत फायदा पहुंचा है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि हमने आपको बताया कि मगध जो है गया, यहाँ दक्षिण में गया तक फैला हुआ था, और दक्षिण में गया जो है वह जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ है, पठारी क्षेत्र है दक्षिण में, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन भी प्राप्त होते थे, जिसमें लोहा और तांबा को महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है ना। लोहा का बहुत ज्यादा जो है उसमें उपयोग मिलाया गया उस समय। मगध साम्राज्य के विकास में लोहा का महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कि चूंकि यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र था, यहाँ पे बहुत जो है कृषि ज्यादा होता था, और कृषि करने के लिए यानी खेती करने के लिए, फसल उत्पादन करने के लिए जो है औजारों का, विभिन्न औजारों का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। तो औजार कैसे बनते थे? औजार लोहा का ही बनते थे, जिससे कृषि कार्य में उनको सुगमता प्राप्त हुई। उसके साथ साथ हथियार जो बनाए गए, है ना, जो सुरक्षा के लिहाज से या अपने साम्राज्य को विकास करने के लिए, दूसरे साम्राज्य को अपने में मिलाने के लिए जो सैन्य शक्ति था मगध के पास, उसके पास जो हथियार होते थे, तो उसमें जो है लोहा का महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है सामने, कि लोहा का ही जो है अलग अलग तरह के हथियार बनाए गए, जिससे मगध का जो सैन्य शक्ति था वह विकास किया, है ना, सैन्य शक्ति प्रबल हुआ, मजबूत हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका वन संसाधन मिल जाते हैं, क्योंकि दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां पे वन संपदा बहुत देखने को मिलता है ना। गया का क्षेत्र में भी वन पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है वन संसाधन बहुत ज्यादा थे, जिससे अलग अलग प्रकार के लकड़ियां प्राप्त हो जाती थी, है ना। पाटलिपुत्र का आप पढ़े होंगे कि वहां का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। साथ ही अलग अलग तरह के जो है बेशकीमती लकड़ियों को दूसरे जगह भी भेजा जाता था, जिससे आय प्राप्त होती थी। साथ ही उन जंगलों में हाथी जो है मिलते थे। आपको पता होगा कि पहले के राजा महाराजा जो है अपने सेना में हाथी, घोड़ा, ऊंट रखा करते थे। तो हाथी जो है मगध के सेना में शामिल होने के कारण जो है यहाँ की सैन्य शक्ति जो है वो प्रबल होती थी, मजबूत होती थी। तो ये थे भौगोलिक और आर्थिक कारण। उसके बाद हम लोग जो है धार्मिक और सामाजिक कारण पे भी नजर डालेंगे, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास और उत्कर्ष जो है बिहार से ही देखने को मिलता है, जिसका संरक्षण जो है यहाँ के मगध के राजाओं के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उस समय जो है आपका वैदिक काल जो था, वैदिक काल में जो आपका ऋग वैदिक काल था, तो ऋग वैदिक काल तक तो सब कुछ सामान्य था, सही था, महिलाओं को अधिकार था, सबको मानव को मानव जैसा जो है व्यवहार किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है वह ब्राह्मण संप्रदाय कर सकते हैं, ब्राह्मण धर्म कर सकते हैं, उसके द्वारा जो है बहुत सारे आडंबर फैला दिए, है ना। स्त्री पुरुष में मतभेद उत्पन्न हो गया, भेदभाव उत्पन्न हो गया, स्त्रियों को जो है पुरुषों के सापेक्ष बहुत कम आंका जाने लगा। साथ ही जो है वर्ण को जन्म के आधार पर कर दिया गया, जिसमें वैश्य वर्ण जो होते थे, जो शूद्र होते थे, शूद्रों को जो है बेहद ही जो है निम्न नजर से देखा जाता था, उन्हें मानव के भांति समझा भी नहीं जाता था। यहाँ तक उनके साथ जो है व्यवहार होता था कि चापाकल से पानी पी लेने के बाद उन्हें मारा पीटा जाता था, है ना। जो शूद्र वर्ग की जो महिलाएं थी उन्हें स्तन नहीं ढकने दिया जाता था। साथ ही जो यदि कोई जो है क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण के जो लोग गुजरते थे, यदि वहां से गुजर जाए तो उसे जो है शूद्र को जो है कष्ट भुगतना पड़ता था, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के द्वारा उसे सजा दिया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे आडंबर फैल गए थे, है ना, जिसको मगध साम्राज्य के जो राजा हुए, जो प्रतापी राजा हुए, वे लोग इस चीज को समाप्त करना चाहते थे। और इसी में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफी कारगर साबित हुआ, जिसकी वजह से जो है यहाँ के राजाओं ने उसे संरक्षण प्राप्त किया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जो है समाज से कुरीतियां दूर होने लगी, लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, है ना। यहाँ स्त्री पुरुष में जो है समान अधिकार स्त्रियों को मिला, सामंजस्य देखने को मिला, समन्वय देखने को मिला। साथ ही जो है लोगों में सहानुभूति उत्पन्न हुई, है ना। सभी जो है मानव के समान रहना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जो है धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हुए,
ये भी एक कारण बना मगध साम्राज्य को साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष और विकास करने में। उसके बाद राजनीतिक कारण हुए। राजनीतिक कारण क्या हुए? तो यहाँ पे जो भी राजा हुए, चाहे वो आपका हर्यक वंश का हो, है ना, शिशुनाग वंश का हो, नंद वंश का हो, मौर्य वंश का हो, गुप्त वंश का हो, पाल वंश का हो, इसमें से कई राजाएं जो हुए वो बहुत प्रतापी हुए, जिन्होंने मगध महाजनपद को साम्राज्य और महासाम्राज्य के रूप में विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। तो ये है था आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के कारण थे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा पौराणिक ग्रंथों के साक्ष्य पर नजर डालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में कहा है कि मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वो हर्यक वंश था, लेकिन पौराणिक स्रोत कहते हैं कि हर्यक वंश से भी पहले मगध को जिसने मगध बनाया, मगध का स्थापना जिसने किया, वह कौन था? तो वह बृहद्रथ था। और वही बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की, जिसका सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध जो राजा हुआ वह जरासंध था। और बृहद्रथ ने भी मगध का जो राजधानी था वह गिरिब्रज बनाया था, है ना। गिरिब्रज यानी कि राजगीर रखा था। और उसका प्रतापी राजा, प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? जरासंध राजा हुआ। जरासंध के बारे में आपने सुना है, जो सुना है वही जरासंध की यहाँ पे चर्चा हो रही है। आपने सुना है, महाभारत देखा है, जिसमें भीम के साथ जो है उसी जरासंध का मल्लयुद्ध होता है, जिसमें भीम जो है प्रयास कर करके थक जाते हैं, फिर कृष्ण की मदद से उसने उसे बीचे बीचे फाड़ा और दोनों फाड़ को एक दूसरे के विपरीत फेंका। उसके बाद जरासंध की मृत्यु हो गई थी। वह जरासंध इतना प्रतापी था, है ना, कि उसने काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, मालवा, कलिंग, कश्मीर और गांधार के राजाओं को पराजित कर दिया था। इतना प्रतापी था, वह ललकारते रहता था। आपने महाभारत में देखा होगा, सब कई राजाओं को हरा करके वह बंदी बना के रखा था, अपना गुलाम बना के रखा था, है ना। तो उसने काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, मालवा, कलिंग, कश्मीर और गांधार के राजाओं को पराजित कर दिया था। और लेकिन उसका मृत्यु जब हुआ भीम के हाथों मल्लयुद्ध में, उसके बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना, है ना। और जो आपका बृहद्रथ वंश है उसका अंतिम शासक के रूप में रिपुंजय को जाना जाता है। रिपुंजय को जाना जाता है। किसको? रिपुंजय। लेकिन हुआ क्या? रिपुंजय का जो मंत्री था, मंत्री का नाम था पुलक, और उसने क्या किया? रिपुंजय की हत्या कर दी और पुलक अपने पुत्र को वहां का शासक बना दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी। पुलक ने रिपुंजय की हत्या की थी और अपने पुत्र को शासक बनाया था। तो पुलक का एक दरबारी था जिसका नाम था महीय। क्या नाम था? महीय। उन्होंने पुलक को धर के कलेजवा मह दिया और पुलक को भी हत्या कर दिया और उसके बेटा को भी हत्या कर दिया। उसके बाद महीय अपने पुत्र बिंबिसार को वहां का शासक बनाता है। उसके बाद से जो है बिंबिसार से हम लोगों को क्या पढ़ना है? मगध साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ना है। हर्यक वंश के रूप में जो है उसका विकास होता है बिंबिसार के द्वारा, और उसी हर्यक वंश से हमें जो है मगध साम्राज्य के आगे विकास किस कदर होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश हम लोग प्रयास करेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत समाप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जो है हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के कारण और पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर जो बृहद्रथ वंश की साक्ष्य मिला है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। प्रश्न यहां से भी बनते हैं, आप वीडियो को 1, 2 बार 3 बार देखा कीजिए ताकि आपका माइंड में सेटअप हो जाए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। देख करके बहुत ज्यादा याद होता है, सुन करके बहुत ज्यादा याद होता है। कभी रटने का प्रयास मत कीजिए। जो रटिएगा आज वो कल शाम तक भूल जाइएगा, लेकिन जो देख और सुन करके आपके दिमाग में जो सेटअप हो जाएगा वो भले ही गुम जाए लेकिन आपके इस मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बैठा रहेगा, और जहां भी वो दिखेगा वहां आपका ये जो क्लिक करेगा कि तुमने देखा था वहां, तुमने सुना वहां, लेकिन रटा वाला जो है ये क्लिक नहीं करता है। बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोग रटने वाला जो जमाना है वो लग गया, रटना छोड़ करके आप सुनना और देखना सीखिए। उसके बाद जो है उस तरह से पढ़िए, तब आप देखिए कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और शास्त्र सभी विषय में आपको जो है वही फील होगा जैसे आपको साइंस और मैथ पढ़ने में फील होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।